रे लाड करूंगा ठाडे हो जागी ठाडी रे, लाड करूंगा ठाडे हो जागी ठाडी रे, हलवे हलवे चलेगी या प्यार की गाड़ी रे, महीने भीतर बन जागी तेरी सॉलिड बॉडी रे। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट ओके रिपोर्ट होकर क्लास के अंदर पूरी एनर्जी के साथ आए होंगे। ये क्या हाल चाल है बच्चों? जल्दी से बताएंगे सुपर फास्ट होके। हाँ जी, मिन्ने भीतर बन जागी तेरी सॉलिड बॉडी रे। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट जल्दी से जल्दी किया जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे थम्स अप करोगे, जल्दी से थम्स अप करो, मुझे पता लग जाएगा यू गाइज आर रेडी। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके 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 यार। ठीक है, चलो मेरे दोस्त देखते हैं क्या मसला चल रहा है। आज चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम ही चल रहा है और इसकी लेक्चर नंबर 10 आपके सामने पेश किया गया है। थोड़ा सा पेन का कलर पतला कर लेते हैं राज्य। और यूनिट नंबर 2 आपके सामने पेश की गई है। ओके, आज थोड़ी सी कलाकारी करते हैं। कलाकारी कुछ इस तरीके से, मैं आपको हाउस होल्ड और फर्म को बिजनेस सेक्टर भी बोलते हैं, इसके बीच में रिश्ता बता चुका हूं। वो 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है। आज बताएंगे हाउस होल्ड, फर्म और आएगी सरकार, इन तीनों के बीच में रिश्ता दिखाऊंगा, उसे बोलेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को बोल दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों के बीच में रिश्ता दिखाऊंगा, इसे बोलेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो। मॉड्यूल में ही बना हुआ है, ठीक है, वहीं से इसको देखेंगे। इसमें बस कुछ पॉइंट नोट करने की जरूरत है। ओके, फैजान अभी होगा, थोड़ी देर में होगा। दिया सिंघानिया कह रही है कुणाल सर को दे दो थोड़ी सी एनर्जी। अरे उनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे है। सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्टाइल होता है ना। ठीक है, तो ये हम सर्कुलर फ्लो करने वाले हैं दोस्तों। मॉड्यूल ने किया क्या है, आपको फिर से फंसाने के लिए पूरी पावर मॉड्यूल ने झकोच दी है, पूरी पावर डाल दी है कि बच्चों को परेशान करेंगे। बच्चों को जब पता लग गया कि हाउस होल्ड और फर्म का रिश्ता देख लेंगे तो 2 सेक्टर का सर्कुलर फ्लो पता लग जाएगा, और इन तीनों का रिश्ता देखेंगे तो 3 सेक्टर का सर्कुलर फ्लो पता लग जाएगा। लेकिन इन तीनों के बीच में उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट, पैसों वाली मार्केट जबरदस्ती घुसा दी है और कुछ नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं। और मॉड्यूल ही ओपन करेंगे दोस्त। इसको इधर लाओ साइड में, खोपचे में ले आओ इसको, और इधर मॉड्यूल ओपन करेंगे। मॉड्यूल से ही इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, आईसीआई स्टडी मटेरियल, न्यू स्कीम, फाउंडेशन कोर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 6 की यूनिट 2 केनेजियन थ्योरी। इसके अंदर आ जाऊंगा मैं, तुम्हें पेज नंबर भी दिखाते हुए कि कहां से क्या कराने का मेरा प्लान है। बस आपको इसको देखना ही है, नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है इसकी। ये लो जी, मोटा सा डायग्राम है, बड़ा सा, ये लो जी, आप देख पाओगे। हाँ जी, ठीक है जी। ये हाँ, ये रहा, ये फिगर है सर्कुलर फ्लो इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो देखेंगे, यहीं से दिखाऊंगा, ज्यादा पचड़े की जरूरत नहीं है। इन तीनों में क्या रिश्ता है? अब देखो, बच्चा एक बात जानता है कि यहां से बात करेंगे, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड मतलब जनता, ये फर्म को क्या देती हैं? ये फर्म को देती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जानते हो ना, फैक्टर, इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह। फर्म बदले में क्या देती है? इसकी पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह। फिर फर्म इसको गुड्स एंड सर्विस बना के देती है और हाउस होल्ड उसकी पेमेंट कर देता है। यही था सर्कुलर फ्लो अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमी। यहां पर इसने चालाकी खेली है, ये कहता है इधर बनाएंगे हाउस होल्ड, इधर बनाएंगे फर्म। ठीक है जी। हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है फैक्टर मार्केट को। फैक्टर मार्केट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बीच में बना दिया, और फैक्टर मार्केट से यहां माल आता है। ठीक है जी। फर्म प्रोडक्ट मार्केट को
माल बनाकर देता है, यानी दुकानों को माल बनाकर देता है और दुकानों से घर के अंदर सामान जाता है। बस बीच में 2 नए डब्बे बना दिए हैं। ये नए डब्बे क्या हैं ये देख लो। लो जी, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा यहां से कर देते हैं। लो जी भैया, अब दिखाई दे रहा होगा। देखो जी, ये परफेक्ट है। इसकी बात करते हैं। देखो भैया, इधर तो बना रखा है हाउस होल्ड, इधर बना रखा है बिजनेस। बिजनेस को तुम कॉरपोरेशन बोल लो या फर्म बोल लो, कोई बुरा नहीं मानेगा। एक एक करके पढ़ते हैं। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया। ठीक है जी, सबसे पहले हाउस होल्ड की बात करते हैं। हाउस होल्ड कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म को। यह लिखा है उसके लिए वर्ड फैक्टर सर्विसेज। एक्चुअली क्या हुआ है देखो, 2 सेक्टर इकोनॉमी में इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखता था, यहां पर इसने वर्ड चेंज कर दिया फैक्टर सर्विस। मैंने बताया है ना, आईसीआई मॉड्यूल ने अलग अलग राइटर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उठा के डाले हुए हैं। सब राइटर की लैंग्वेज अलग होती है, तो जिसने 3 सेक्टर मॉडल बनाया है उसकी लैंग्वेज अलग है। ठीक है, ओके। 12th क्लास में नहीं होता था ये, सीबीएसई में। चलो जी, फैक्टर सर्विस कहां गए, फैक्टर मार्केट में। अरे तुम सोचो ये कुछ है ही नहीं, सीधा फर्म के पास चले गए। फैक्टर सर्विस मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फर्म के पास चले गए फैक्टर मार्केट होते हुए। फैक्टर मार्केट अपने आप में एक ऐसी मार्केट मान लो जहां पर फैक्टर्स को खरीदा और बेचा जाता है, ये मान के चल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो जी। फर्म बोलती है हम इसका बदला चुका देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो फर्म ने कर दी फैक्टर पेमेंट, मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे दिया। लैंड के बदले में रेंट गया, लेबर के बदले में वेजेस आई और वो हाउस होल्ड को मिल जाएंगी। दोस्त, ये हाउस होल्ड की इनकम हो गई। हाउस होल्ड की इनकम को बोलते हैं पर्सनल इनकम। देखो वर्ड भी यूज कर दिया इसने, पर्सनल इनकम। ये तो हमने 2 सेक्टर में पढ़ा था। ओके, कोई बात नहीं। फिर क्या करते हैं, अब फर्म बोलती है कि मैं गुड्स एंड सर्विस बनाकर हाउस होल्ड को दूंगी। ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड तक गई, लेकिन बीच में ये प्रोडक्ट मार्केट डाल दिया, दुकानें मान लो। तो फर्म ने ये गुड्स एंड सर्विस दुकानों तक पहुंचाई, दुकानों से जनता पे गई, जनता ने पैसा खर्च किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दुकानों को दिया, दुकानों से होते हुए वो पैसा फर्म के पास जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है, मतलब ये डोमेस्टिक फर्म्स है। ओके, फिर कहते हैं, ये तो 2 सेक्टर में पढ़ा था हमने। 3 सेक्टर में एक नया आइटम आया है जिसे बोलते हैं सरकार। सरकार के आने से क्या क्या बदला, कुछ सरकार के ट्रांजैक्शन बदलेंगे। भाई सरकार की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, सरकार टैक्स लेती है, हमसे भी लेती है इनकम टैक्स और कंपनी से भी लेती है प्रॉफिट पे टैक्स, और बहुत सारे टैक्स है। हाँ दृष्टि, हंसराज कॉलेज क्या दृष्टि, क्या कहना चाहती हो? श्वेताक्षी कह रही है ज्योमेट्री बॉक्स में गेम होती है वैसी रहती है। ठीक है, हाँ वो कंचा गोली गोली पहुंचानी होती है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो बिजनेस फर्म्स टैक्स प्रोवाइड करती है, ये लिखा है टैक्स सरकार को। हम लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार बिजनेस फर्म्स को पैसों की हेल्प करती है, कभी कभी उसे सब्सिडीज बोलते हैं, और हम लोगों की हेल्प करती है। हम लोगों को भी, हाउस होल्ड के लोगों को भी ओल्ड एज पेंशन जैसा कुछ दे देती है, तो उसे बोलते हैं हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट दिया है, मतलब फ्री का चंदा मिला है हाउस होल्ड को। ये तो सरकार का रूल है। क्या सरकार को सामान नहीं खरीदना होता? सरकार के ऑफिस चल रहे होते हैं, सरकार पंखा कहां से लाएगी, फर्नीचर कहां से लाएगी, रजिस्टर, कंप्यूटर, पेन कहां से लाएगी? सरकार भी लेकर आती है। तो जो ये प्रोडक्ट मार्केट की दुकान बना रखी है, यहां गवर्नमेंट की परचेज भी है, गवर्नमेंट इनसे माल भी खरीद लेती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट इनसे माल भी खरीद लेती है। तुम कहोगे सर ये परचेज गवर्नमेंट ने कर लिया, अच्छा ठीक है। फिर अब नया क्या है इसके अंदर, तीनों का रोल बता दिया इसने, तुमसे पंगे लेने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन और दिए हुए हैं। बोला है फर्म कुछ पैसे को इन्वेस्ट भी करती है, हरे रंग से दिखाएंगे, ये नए ट्रांजैक्शन हरे रंग से। फर्म कुछ इन्वेस्ट करती है, मशीन वगैरह परचेज करेगी, वो भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करेगी, दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके ओके, रिपोर्ट है। हाउस होल्ड अपने पैसे को बैंक में जमा कराता है, तो हाउस होल्ड की सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में चलेगी। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब बैंक हो गया, और फाइनेंशियल मार्केट अपना पैसा इन्वेस्ट करती है फर्म्स में। भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, बैंक वगैरह क्या करते हैं, हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं, बैंक उस पैसे को या तो दूसरों को लोन पे दे देता है या कंपनीज में लगा देता है ना। ओके, ऐसा करता है। और
ये लोन भी देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट से लोन भी ले लेती है। ठीक है जी, दिस इज द 3 सेक्टर मॉडल। इसमें रटने वाला कोई काम नहीं है, बस आपको ट्रांजैक्शंस देखने हैं। 2 सेक्टर से क्या नया हुआ है, यहां पर सरकार नहीं आ गई और इसने गोले गोले बना दिया प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट के, और बीच में घुसा दिया फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, मानने इसमें कंफ्यूजन कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है इतना, एक बार इसको देख लेना, बस इतना ही देखना है, इसको ओवरव्यू ही लेना है, ये पेपर में बनाना नहीं आएगा कितना भी भूल भुलैया हो। अब बात करेंगे 4 सेक्टर की। 4 सेक्टर में क्या होगा, सेम यही होगा, एक नया आइटम ऐड हो जाएगा जिसे बोलेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर, कुछ भी बोल दो, ये नया ऐड हो जाएगा बस। अब फॉरेन सेक्टर से हम माल खरीदते हैं, इसको इंपोर्ट बोलते हैं। फॉरेन सेक्टर हमसे माल खरीदता है, इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन ऐड हो जाता है। तो फॉरेन सेक्टर को भी बीच में घुसा देते हैं, फिर देखते हैं क्या मामला है। तो 4 सेक्टर पे चलते हैं। 4 सेक्टर का डायग्राम दिया होगा नीचे, ये दिया कहां भाग गया, बच्चों से बच के कहां भागेगा रे कातिया। लो जी, ये 4 सेक्टर का डायग्राम दिया है, कौन से पेज पे, पेज नंबर दिखा दूं, 6.62 पेज पर ये डायग्राम दिया है। लो जी, इसमें पहले तो हम लाल रंग से वो बना देते हैं जो 3 सेक्टर का था, बच्चों का रिवाइज भी हो जाएगा एक बारी। ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा। यहां लिखा हाउस होल्ड, यहां लिखा फर्म यानी बिजनेस, जो मर्जी लिख दो, ये हाउस होल्ड था। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड के बारे में देखते हैं भैया। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म को, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिख लो। ये वाली लाइन इसने नहीं बनाई थी, ये हमने बना दी। ठीक है, और ये फैक्टर सर्विसेज कहां तक जाती है, ये फर्म तक जाती है। ठीक है जी, फर्म उसकी फैक्टर पेमेंट कर देता है, फैक्टर मार्केट होते हुए वो पर्सनल इनकम का रूप लेकर हाउस होल्ड तक जाती है। पहला ट्रांजैक्शन ये। दूसरा, हाउस होल्ड पैसा खर्च करता है प्रोडक्ट मार्केट से माल परचेज करके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोडक्ट मार्केट से ये पैसा सीधा फर्म तक पहुंचता है। फर्म अपना पैसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी मशीन वगैरह खरीदती है प्रोडक्ट मार्केट से। ओके, सरकार आ गई बीच में, सरकार यहां से भी टैक्स लेगी, यहां से भी टैक्स लेगी, इधर सब्सिडी देगी, इधर ट्रांसफर पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप जैसा कुछ देगी। एक फाइनेंशियल मार्केट बनाया हुआ था, यहां पर हाउस होल्ड अपना पैसा जमा करा के सेविंग्स रख लेगा और यही पैसा वो आगे इन्वेस्टमेंट करके धंधे में लगा देगी, बिजनेस में लगा देगी। दिस इज अबाउट एक लास्ट ट्रांजेक्शन, और गवर्नमेंट माल भी खरीदेगी यहां से। ठीक है जी, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है जी, ये 3 सेक्टर में थी। 4 सेक्टर में कौन, एक नया बंदा आया जो नीले रंग से दिखाएंगे, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसे आप फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर। क्या करता है, हम जो माल खरीदते हैं ना, वो थोड़ा सा माल हम अपने देश में खरीद लेते हैं प्रोडक्ट मार्केट से, थोड़ा सा माल हम विदेशों से खरीदते हैं, इंपोर्ट। तुम बोलोगे सर ये इंपोर्ट तो ऐसे लिखा हुआ है, जा रहा है क्या, ये जा नहीं रहा, पैसा जा रहा है। इंपोर्ट कराएंगे तो पेमेंट जाएगी ना, तो पेमेंट के निशान है ये इंपोर्ट, इंपोर्ट से पैसा जा रहा है। ठीक है, ओके ओके, चलो जी। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे देश में इसको भी माल बेचेगा, इसको भी माल बेचेगा, इसको भी माल बेचेगा, सबको माल बेचता है। बेचता है या नहीं बेचता, बेचता है ना, तो हम वो माल खरीदते हैं, वो इंपोर्ट होता है। ठीक है जी, अब देखिए आप, ये तीनों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी माल बेचते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कराएगा। तुम बोलोगे यार एक्सपोर्ट का मतलब तो माल का जाना होता है, हां जाना ही होता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने से रिसिप्ट होती है, पैसा आता है, इसलिए एरो इसने अंदर की तरफ डाल रखी है। एरो क्यों डाल रखी है बस वो देख लेना भैया, इसने डाल रखी है इसलिए हम भी ऐसे समझेंगे। ठीक है, चालाकी है। फिर कहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नेट कैपिटल इनफ्लो हमारे देश की फैक्टर मार्केट में लगाया जाता है। ये नेट कैपिटल इनफ्लो क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री के लोग करते हैं, फॉरेन कंट्री के लोग हमारे देश में कैपिटल लाते हैं, और कुछ
हम उनके देश में लगाते हैं। मान लो इन्होंने हमारे देश में 10 रुपया लगाया, हमने इनके देश में 8 रुपया लगाया, तो नेट कितना रहा? 2। तो 2 रुपया उनकी तरफ से हमारे पास आया, एक सीधी एरो आ गई। ये रही। कहां पर आएगी वो? पैसों फैक्टर मार्केट में। फैक्टर मार्केट में कुछ मशीनें गई हैं, कुछ टेक्नोलॉजी गई है, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में 3 ट्रांजैक्शन का डिफरेंस है। 3 ट्रांजैक्शन मैं यहां गिनवा दूं आपको। एक ट्रांजैक्शन इंपोर्ट की है, दूसरी ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट की है, तीसरी नेट कैपिटल इनफ्लो की है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलो जी, एक बार बच्चों के डाउट्स यहां पर चेक कर लिए जाएं, बस देखना है उसको यार। 4 सेक्टर का चार्ट कुछ भूल भलैया पार्ट 3 लग रहा है। हां प्रथम, बिल्कुल लग रहा होगा। इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगता है? ऋणिता सेन, ये डिपेंड करता है आप इनकम कितनी अर्न कर रहे हो, ये हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, 5 लाख से कम पैसा कमाने पे कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो 10%, 20%, 30% ऐसे आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा बढ़ते बढ़ते। ये टैक्सेशन में पढ़ोगे तुम इंटर के अंदर। संकेत लोहानी कह रहे हैं आपका पॉडकास्ट कब आएगा? मैं रिकॉर्ड कर लूं पहले? ठीक है, लाते हैं, अगले हफ्ते लाते हैं। हाँ फैजान भाई, मेरा डाउट दिख रहा है क्या? मैथ्स में पोल वर्क करता है, इको में नहीं करता। ब्लॉक कर दिया आपने सर। है पृथ्वीराज सिंह, क्या बात कर रहे हो भाई? एक काम करो, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन भेजो, स्टोरी में लगा के फोन नंबर भी लिखना, बैच का नाम भी लिखना, ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट आगे भेज दूं, ताकि आपका काम आसान हो जाए। 12th क्लास का टॉपिक हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, सर्कुलर फ्लो तो हो गया, लेकिन आगे मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, मीठी 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 मीठी। मान लो देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए, सबको नौकरी मिल गई। इस फुल एम्प्लॉयमेंट को हम नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। देखो जी, मानो एक देश में 100 लोगों की वर्कफोर्स है, ये काम करने को तैयार है। ठीक है जी, अगर 100 के 100 लोगों को काम मिल जाएगा तो इस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब सुनो, हो सकता है एक बंदा या 2 बंदा 100 में से ऐसा हो जो काम करने लायक ही ना हो, तो एक आधे बंदे को काम नहीं मिल पाता, बहुत इत्तू सा पोर्शन होता है, तो उसको भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। यानी कुछ ना कुछ नेचुरल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है। जिंदगी में सभी लोगों को काम तो नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। मान लो सब लोगों को काम मिल गया, तो हो सकता है किसी ने एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पे चला गया हो, तो 2-4 दिन अनएम्प्लॉयड रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो एक नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्त, फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब हम अपने देश में जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितना बस की हो उतना कर सकते हैं। मतलब सब कुछ ही इस्तेमाल कर लिया, सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर लिए, सारे बंदे इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, तो इसका मतलब वंशिका गुप्ता वो चार्ट बना हुआ है, वो समझना नहीं है, देखना है बस। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन को आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया हुआ है, उसको बोला है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब अपनी औकात के अनुसार जीडीपी या पोटेंशियल आउटपुट, ये बोला हुआ है। कहते हैं जब हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो जी, एक डायग्राम बनाकर। ये मान लो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जिसको वाई बोलते हैं, 45 डिग्री लाइन है। हम इकोनॉमिक्स के बंदे हैं तो हम पॉलिसी मेकर है। अपन आज पॉलिसी बना रहे हैं कि जब इंडिया के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, जब भी इंडिया के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो एग्रीगेट डिमांड इतनी होगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने पता लगा लिया, क्या होता है ये, C+I, ये होगा, पता लगा लिया। फ्यूचर की एग्रीगेट डिमांड अभी पता लगा ली, जो फ्यूचर की होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एंटे या फिर प्लांट, इतनी होगी। तो यहां पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम होगा ई पॉइंट पर, और यानी हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम। कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम। असलियत में होता है ऐसा, हम हर साल आइडिया लगाते हैं कि इस साल
टोटल मिलाकर अगर हम अपने रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे, तो हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। हर साल सोचते हैं, तो भैया सोच लिया कि इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमने रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉय कर लिए। फॉर एग्जांपल हमने आज सोचा 10 जुलाई को हमने सोचा कि 31 मार्च 2025 को जब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, होती नहीं है वैसे, अज्यूम कर रहे हैं, हो जाएगी, तो हम मैक्स टू मैक्स इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सोच लिया। लेकिन जो सोचा है वैसा ही होगा क्या? भाई साहब एक बात बताओ, जो सोचा है वैसा ही होगा क्या? जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि हमारी औकात तो इतनी है, क्या पता हम लोग इतना चाहते हो, हमारी डिमांड AD1, ये AD नॉट मान लो, ये AD1, जब डेट नजदीक आएगी, जब 31 मार्च 2025 आएगा, तो क्या पता हम यहां ये डिमांड चाहते हो। तो इसको बोलते हैं उस टाइम जब वो आएगा टाइम, तब की एक्चुअल डिमांड। एक्चुअल मतलब एक्सपोस्ट, इसको अनप्लैंड बोल दो। तो मेरे दोस्त, हम यहां जा सकते थे लेकिन हम यहां पहुंच गए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो दोस्त हमारी औकात तो इतनी है प्रोडक्शन करने की, लेकिन हमें चाहिए क्या? ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। हम यहां तक कभी नहीं पहुंच सकते जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते। जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते तो हमारे देश में डिमांड ज्यादा है तो महंगाई होगी, प्राइस लेवल बढ़ने लगेगा और आ जाएगी ढेर सारी इन्फ्लेशन। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। मतलब जितनी हमारी औकात में है डिमांड, हमने उससे ज्यादा कर ली। ज्यादा कर ली तो ये देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा करेंगे, नहीं, क्या पता जब वो समय नजदीक आता है 31 मार्च 2025, हमारी डिमांड कम होती तो मतलब हम अपनी औकात से कम मांग रहे हैं। तो कम मांग रहे हैं ना, तो इतना बना सकते हैं, मांग इतना रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप या फिर रिसेशनरी गैप। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त देखो, हम प्रोडक्शन इतना कर सकते हैं, हम मांग कम रहे हैं, तो ज्यादा औकात है हमारी प्रोडक्शन करने की, हम ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम है। तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो प्राइस लेवल फॉल होने लगता है। प्राइस लेवल के फॉल होने को हम डिफ्लेशन बोलते हैं, समझ रहे हो? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को डिफ्लेशनरी गैप बोला है। कोई बात नहीं, मैं एक बार मॉड्यूल से दिखा दूं, बार बार समझाऊंगा इसको, एक बार में समझ नहीं आएगा, आई नो दैट। चलो जी पहुंचते हैं। देखिए हम पहुंचे हैं पेज नंबर 6.45 पे। यहां देखो लिखा भी है इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये टैग दिया हुआ है। सबसे पहले समझाया हुआ है डिफ्लेशनरी गैप को। डिफ्लेशनरी गैप को लिखा है इफ एग्रीगेट डिमांड इज फॉर अमाउंट ऑफ आउटपुट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है एग्रीगेट डिमांड अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से कम है, देखो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये वाला लेवल ऑफ आउटपुट है, इससे भी कम है, इससे कम निकली ना, तो हमें इतना चाहिए। तो उस सिचुएशन की बात कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, लो, इसने किया क्या राजे? इसने बोला कि ये अपना एग्रीगेट सप्लाई कर्व है 45 डिग्री लाइन, और ये बोला जब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो एग्रीगेट डिमांड इतनी होगी, C+I। इसको इसने C+I या फिर AD1 बोल दिया। जैसे ये बोल रहा है वैसे चल लो। अज्यूम कर लिया आज, जब भविष्य की सिचुएशन आएगी वेदांत सिंह भारद्वाज देखना, तो अगर इससे कम निकली डिमांड, ये रही कम, तो हमें तो ये नहीं चाहिए इक्विलिब्रियम, ये वाला चाहिए। इस पर हमारी औकात थी इतना बनाने की, लेकिन हम कम बनाना चाहते हैं,
तो इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप। डिमांड हम इतनी कर सकते थे फुल एम्प्लॉयमेंट पर, लेकिन हम कम कर रहे हैं, तो इन दोनों डिमांड कर्व के बीच के गैप को भी बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये गैप और ये गैप हमेशा बराबर आना चाहिए। ये दोनों जितना गैप है ना, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, हम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन हम कम कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और इस पॉइंट को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं? एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहां हो रही है, मतलब यहां हम फुल एम्प्लॉयमेंट से कम कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट से कम की सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ओके। चलो जी, मैं दोबारा बताऊंगा, एक बार मॉड्यूल से दिखा रहा हूं भाई, बताऊंगा दोबारा। ये इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम आ गया, देख लो जी। इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं, एक ही बात है। अगर हमने सोचा ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और हम पहले ही सोच के बैठे हैं कि डिमांड इतनी होगी किसी फ्यूचर डेट पर एक्स एंटे एडी, लेकिन जब वो फ्यूचर डेट नजदीक आती है और हमारी डिमांड ज्यादा निकलती है, ये निकलती है, ठीक है, सी प्लस आई का मतलब एडी होता है, सिंबल से कुछ नहीं रखा, कोई वन कोई नोट कुछ भी मान लो, तो हम औकात से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अगर हम औकात में रहते तो हमारा इक्विलिब्रियम यहां आता, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे इतना प्रोडक्शन कर सकते थे। औकात से ज्यादा मांगोगे तो ये फुलफिल कभी नहीं हो सकता, इससे सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। प्रोडक्शन तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद हम यहीं पहुंचेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो ये गैप और इन दोनों कर्व के बीच का गैप कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, इसने यहां से लिया हुआ है, आप कहीं से भी ले सकते थे, उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। दैट्स इट, जस्ट अ डायग्राम। आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इन्फ्लेशनरी गैप से प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? भैया प्राइस लेवल बढ़ने लगता है, महंगाई आ जाती है। ठीक है, क्या यहां पर आउटपुट को बढ़ा सकते हैं? औकात ही नहीं है, मैक्सिमम इतनी औकात है, नहीं बढ़ा सकते, तो ये कांस्टेंट रहता है। क्या यहां पर नौकरियां बढ़ सकती हैं? हम कहेंगे भाई साहब फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहीं पर है, अचीव हो गया, अब नौकरी नहीं बढ़ सकती, ये भी कांस्टेंट रहेगी। इनकम बढ़ सकती है क्या? जब आउटपुट नहीं बढ़ सकता तो इनकम कैसे बढ़ेगी? सब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन डिफ्लेशनरी गैप की अगर तुम बात करो, सारा कंटेंट मैं एक बार में समराइज कर देता हूं। डिफ्लेशनरी गैप की अगर तुम बात करो तो यहां पर प्राइस लेवल फॉल हो रहा है, प्राइस लेवल फॉल हो रहा है, हर सामान सस्ता हो रहा है, लोग माल नहीं खरीद रहे। जब लोग माल नहीं खरीद रहे तो प्रोड्यूसर आउटपुट कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड कम है, हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं ना, इन्होंने डिमांड कम की है तो हम प्रोडक्शन को धीरे धीरे कम करेंगे। कम करेंगे तो कम करने की वजह से लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरियां चली जाएंगी। तो जब नौकरी चली जाएगी तो टोटल इनकम, देश की नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी, क्योंकि देश के लोगों की नौकरियां गई, उनकी इनकम कम हुई तो देश की नेशनल इनकम भी कम। तो लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन, ताकि दिमाग में अच्छे तरीके से बसे। एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो जी। ये लो जी, ये लो जी, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया 45 डिग्री लाइन। हमने सोचा कि भविष्य में किसी डेट पर ये एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा हमारा, सी प्लस आई मॉड्यूल वाली लैंग्वेज लिख रहा हूं। हमने सोचा कि ये एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा हमारा, दोनों के दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम बनाए हैं मैंने अभी तक, ये सोच रखा है। तो इक्विलिब्रियम यहां पर आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम यहां पर आएगा और हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है डायग्राम, दोनों सेम है, अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब भविष्य में हम एक्चुअली पहुंचेंगे, जिस डेट के लिए प्लानिंग आज कर रहे हैं उस डेट पर पहुंच जाएंगे, तो डिमांड जितनी सोची है उतनी रह गई तो बल्ले बल्ले, लेकिन उतनी नहीं रही, उससे ज्यादा हुई तो इन्फ्लेशनरी गैप, उससे कम हुई तो डिफ्लेशनरी गैप। बस यही बता रखा है। इसको सी प्लस आई आगे नोट बोल दिया, इसको सी प्लस आई नोट बोल दिया, नोट या जीरो एक ही बात है। ठीक है, तो बोल दिया कि ये ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इतना बोला हुआ मॉड्यूल ने। और इन दोनों कर्व के बीच का गैप कहीं से भी दिखा लो तुम,
चाहे यहां लाइन बनाकर दिखा दो, इसको डिफ्लेशनरी गैप बोल दो, या ऐसे करके यहां लाइन बना के इसको डिफ्लेशनरी गैप बोल दो। मैंने तो आपको पहले समझाया, फिर मॉड्यूल की लैंग्वेज में दिखा दिया कि उसने क्या बोला। ठीक है, ओके, ऐसा मॉड्यूल की लैंग्वेज में है। मैं इसको बहुत अलग तरीके से समझाता हूं, 12th क्लास में भी डायग्राम होता है ये, लेकिन उस तरीके से आपको समझना नहीं है, वो वाली लैंग्वेज यहां है ही नहीं। ठीक है ना, जो यहां की लैंग्वेज है उसकी बात करो। चलो जी, ये डायग्राम किसका बना? डिफ्लेशनरी गैप का। इसको रिसेशनरी गैप भी बोलते हैं। ये किसका बना? इन्फ्लेशनरी गैप का। इसको एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसके 3 पॉइंट नोट कर लो। डिफ्लेशनरी गैप में प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ता है? प्राइस लेवल गिरता जाता है, डिफ्लेशन आ जाती है। आउटपुट लेवल गिरता है, नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, देश की टोटल इनकम भी कम हो जाती है, सब कुछ कम होता रहता है। अमेरिका में पहले यही गैप आया था, फिर ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना। प्रवेश 12th क्लास में इसको डेफिशिएंट डिमांड बोलते थे, इसको एक्सेस डिमांड बोलते थे, वैसा ही चाहे। अब यहां पर इन्फ्लेशनरी गैप में डिमांड ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से, तो महंगाई आएगी, प्राइस लेवल बढ़ता रहेगा, और आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम, ये तीनों नहीं बढ़ सकती, इनमें नो चेंज यानी कांस्टेंट आएंगी। क्यों भैया, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यहां तक ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो नौकरियां कहां से बढ़ेंगी? आउटपुट बढ़ाने के लिए तो नौकरियां बढ़ती है ना, है ना। और फिर नौकरियां नहीं बढ़ेंगी तो टोटल इनकम में इजाफा नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। दिस इज अबाउट द मॉड्यूल। हां वेदांत, ये सब शॉर्ट रन की बात चल रही है, लॉन्ग रन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, लॉन्ग रन में सब करेक्ट हो जाता है। हाँ वेदांत सिंह, शॉर्ट रन में ऐसा होता है। ठीक है जी, ओके। ये लो जी, ठीक है जी, अपना सारा हो गया है। एक छोटा सा पॉइंट, हाँ एक छोटा सा पॉइंट यहां पर यह बन सकता है, जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तब हमारी कैपेसिटी बची हुई है प्रोडक्शन करने की, हमें इतना चाहिए, इतना मांग रहे हैं हम, और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब हमारी कैपेसिटी बची हुई है तो हम बोलते हैं हमारे पास अभी स्पेयर कैपेसिटी बची हुई है, एक्सेस कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस मतलब ज्यादा कैपेसिटी है हमारा प्रोडक्शन करने की, अभी हमारे पास कैपेसिटी बची हुई है। बस एक पॉइंट ये आ सकता है। अच्छा गिजला खान, स्लाइड शो नहीं हो रही, मैं देखता हूं। ठीक है जी, अब आ जाओ जी मेन मुद्दे की बात। अब कराऊंगा, ये तो यूं ही लप्पू सा कंटेंट कराया मैंने, इतना एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलता। अब वो कराऊंगा, अरे पायल कदम रुक जाओ, अब वो न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। न्यूमेरिकल की कहानी है, उससे पहले डाउट देख लूं आप लोगों के। सर आप जैसे स्मार्ट कैसे बन सकते हैं, आप जैसे दाढ़ी कैसे आती है? अरे अखिलेश भाई, पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब बाद में। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप में एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है मनोज, बस हम ये देख रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पर हम कितनी डिमांड करते हैं, इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट का रोल बीच में डाल रहे हैं। ठीक है मनोज, हाँ एम्प्लॉयमेंट, हम फुल एम्प्लॉयमेंट पहले अज्यूम करके देखते हैं, फिर देखते हैं ये अचीव होगा या नहीं होगा। नहीं नंदिनी, 12th के नोट्स यूज नहीं कर सकते। स्नेहा, वो फिर आप डाउट में पूछ लो। सर एएस 45 डिग्री पर क्यों होता है? रोहित ये हमने अज्यूम किया हुआ है, सिर्फ इतना ही मान के चलो। सर जी आपकी सैलरी 1.5 लाख पर मंथ है? तनु वशिष्ठ, क्या झूठ। दिल्ली में प्रथम नॉर्थ कैंपस के पास। ठीक है,
भाई डेली कॉलेज का जो तुम्हारा टाइम है, खाली टाइम होता है, उसमें भी तुम्हें क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तभी मैनेज हो पाएगा। बहुत बच्चे तभी करते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन तो मैं करा ही रहा हूँ, रुक जाओ भाई, ठीक है। दीपक गुप्ता कह रहा है गवर्नमेंट नोट छाप के सबको अमीर क्यों नहीं करती। जितनी ज़्यादा नोट छाप देगी उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये मनी मार्केट वाले चैप्टर में इसको भी बढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ पृथ्वीराज सिंह, बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं भैया, चलो जी। देखो जी, आज न्यूमेरिकल होंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी के। तो आप एक बात ध्यान रखना, 3 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I+G, इतना ध्यान रखना बस। AS का फॉर्मूला छोड़ो, उसका यूज नहीं है ना, इसलिए नहीं ले रहा। यहां पर इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, उसकी जगह लिखता हूं Y, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैं Y यूज करता हूं, AS लिखने का यूज नहीं होता यहां पर। जहां पर AD इज इक्वल टू Y हो, AD का मतलब C+I+G इज इक्वल टू Y हो, यहां पर मेरा इक्विलिब्रियम आ जाता है। दोस्त देखना, सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये है AD, इन तीनों को मिला के ये है AS, ये फॉर्मूला यूज करना है। बस एक बात को पहचानना, इधर आपको दोबारा बताता हूं, इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में फर्क क्या होता है, यह बताऊंगा। इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में, इनकम मान लो किसी बंदे ने 100 रुपए अर्न किए, ठीक है जी, 100 रुपए अर्न किए, तो जो भी टोटल अर्निंग है वो इनकम है। लेकिन अगर सरकार ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया 2 रुपए का, तो आप बताओ खर्च कितना पैसा कर सकते हो। 100 रुपए अर्न किए हैं, 2 रुपए का टैक्स देने के बाद 98 बचेंगे, तो 98 डिस्पोजेबल इनकम होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो पैसा होता है जो पैसा हम खर्च कर सकते हैं असलियत में, यानी हमारे पास बचा है, हमारी मर्जी है चाहे उसको खर्च करें या सेव करें, ठीक है। अब ओनली न्यूमेरिकल्स बचे हैं आर्यन शाह, ठीक है। आज भी होंगे, अगली क्लास में भी होंगे। न्यूमेरिकल के साथ साथ थोड़े बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी होने वाले हैं। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम की अगर बात करो तो इनकम में से टैक्स को माइनस कर दो, तुम्हारे पास जो इनकम आएगी वो डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी यार क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको अगले ही पेज पर समझाता हूं। मान लो जी आपको इनकम दी हुई है 1000, टैक्स दिया है 200, तो आप बोलोगे डिस्पोजेबल इनकम मेरी कितनी हो गई 800, कितनी हो गई 800, ओके। लेकिन कभी कभी सरकार तुम्हें ट्रांसफर्स दे देती है, ट्रांसफर्स का मतलब फ्री का पैसा, ओल्ड एज पेंशन दे देगी, शॉर्ट में TR लिख रहा हूं इसको। मान लो 50 रुपए के ट्रांसफर दे दिए, यानी हमारी कमाई थी 1000 की, सरकार ने टैक्स ले लिया 200 का, 800 बचे, फिर सरकार ने खुद 50 रुपए दे दिए, तो अब भैया हमारे पास 850 रुपया बचा है, तो 850 रुपया हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगा। तो डिस्पोजेबल इनकम का सही फॉर्मूला होता है टोटल इनकम में से टैक्स को माइनस करो और ट्रांसफर इनकम को प्लस करो, यह फॉर्मूला होता है। अब आपको जो भी दिया है इनमें से वो पुट कर देना क्वेश्चन में। अब देखो, जब मैं बात करता हूं 2 सेक्टर इकोनॉमी की, 2 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट होती नहीं, नो गवर्नमेंट, तो जो हमारी इनकम होती है Y, वही डिस्पोजेबल इनकम होती है। तुम पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि भैया टैक्स लगाने वाला कोई है ही नहीं, तो जितना पैसा है हमारे पास वो सारा खर्च कर सकते हैं। लेकिन 3 सेक्टर इकोनॉमी में सरकार आ जाती है, वो टैक्स लगाएगी तो टैक्स माइनस कर देना, कुछ जेब में से पैसा देगी तो टैक्स मतलब वो पैसा प्लस कर देना, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। चलो जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता हूं। क्वेश्चन में लिखी है इनकम, टैक्स लिखा है और गवर्नमेंट का दिया हुआ ट्रांसफर लिखा है। बताओ जी यहां पर डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। ऑप्शन ए है 99,000, ऑप्शन बी है 1,09,000, ऑप्शन सी है 90,000। 3 ही ऑप्शन है,
बताओ जी, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? बड़ा लप्पू सा क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सही। पृथ्वीराज सिंह तुम्हें ढूंढ रहा था मैं, बहुत सारी क्लासेस से गायब थे तुम। एप्पल पटेल मंजीत, आप पायल कदम कितने भी आ सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन तो कितने भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल। देखो जी, अपने को क्या करना है, जितना पैसा कमाया मैंने, 1 लाख कमाया, 1 लाख में से 1,000 का टैक्स दे दिया, कितना बचा? 99,000। अब सरकार ने जबरदस्ती 10,000 रुपए दे दिए, तो 1,09,000 बचा। ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी है, अभी हो जाता मोए मोए। लेकिन ये मुझे बंदे ढूंढने हैं, ये कौन है जिन्होंने डी टिक किया है? ठीक है, तो सबसे जल्दी आंसर दिया करण, वेदांत, मदारा, प्रिंस, अरविंद, देव, फैजान, चंदू भाई, रोहित त्यागी, हर्षिता। ठीक है जी, अब देखो जी टैक्स की बात। मान लो टैक्स दिया है आपको 20 रुपए। कभी कभी टैक्स ऐसे दिया होता है, कभी कभी आपको टैक्स ऐसे दिया होता है, टी प्लस स्मॉल टी वाई की इक्वेशन। यानी क्या 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 टैक्स कभी सीधा सीधा दे देगा, कभी कभी ऐसे देगा इक्वेशन में, जैसे कि मान लो 100 प्लस 0.2 वाई। तो भैया जब टैक्स की इक्वेशन देना आपको, तो जो ये वाला टैक्स होता है, ये वाला टैक्स इसको बोलते हैं, ये फिक्स्ड टैक्स है, ये आपको देना ही देना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा प्रोपोर्शनल टैक्स है। प्रोपोर्शनल मतलब आपकी इनकम के साथ साथ लगेगा। यानी ये वो टैक्स है, तुम इनकम अर्न करो या ना करो, सरकार को टैक्स दोगे ही दोगे। ये एक तरीके से इनकम टैक्स रेट है, तुम्हारी इनकम के साथ जो टैक्स रेट होती है। मान लो इनकम टैक्स 10% है, तो इसकी वैल्यू 10% यानी 0.1 हो जाएगी। अगर इनकम टैक्स 20% है, तो इसकी वैल्यू 0.2 हो जाएगी। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना बता रहा हूं, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो टैक्स आपको सीधा सीधा भी दिया हो सकता है, इक्वेशन में भी दिया हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैसे भी दिया होगा। अभी मैंने कराना शुरू नहीं किया, ठीक है ना, कराना शुरू नहीं किया। तो दोस्तों आते हैं वापस, मैंने बोला आपको 3 सेक्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिसमें एडी का फॉर्मूला ये होता है। अभी न्यूमेरिकल कराने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कंजम्पशन को कैसे लिखते हैं? 100 ऐसे लिखते हैं ना, A प्लस बी, साथ में लिखते हैं YD। तुम कहोगे सर इससे पहले तो तुम डिस्पोजेबल इनकम नहीं लिखते थे, क्योंकि यार हम 2 सेक्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे, वहां पर इनकम और डिस्पोजेबल इनकम एक ही बात है। ठीक है, अब लिखना सीखो A प्लस बी YD। कंजम्पशन को और कैसे लिख सकते हैं? A B YD का मतलब क्या होता है? आपकी टोटल इनकम माइनस टैक्स, या फिर प्लस कर दो ट्रांसफर्स। आपको जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो इसको हटा देना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तब बात बनेगी। ठीक है, बुक में कुछ भी लिखा हो, जो मैं लिखकर बता रहा हूं वही सही है, ध्यान रखना। चलो जी, कुछ भी बताया हो, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तब तक बात नहीं बनेगी। एक क्वेश्चन ले ही लो, ये क्वेश्चन आया है, इसमें कंजम्पशन की इक्वेशन दी हुई है, ये इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन दी हुई है, ये सरकार का खर्चा और टैक्स दोनों का अमाउंट इक्वल है, कितना दिया हुआ? 20। आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालो, यानी वाई की वैल्यू निकालो। बाकी सब बाद में करते हैं, बाकी सब बाद में करते हैं। देखो जी, हम बोलेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन है। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि जी भी दिया हुआ है। जब जी दिया है तो 3 सेक्टर का हो गया। ओके, गवर्नमेंट दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे ये जो एग्रीगेट डिमांड है 3 सेक्टर में क्या होती है? C प्लस आई प्लस जी, किसके बराबर होगी? Y के। बस इस Y की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करना, इस C को लिखो, ये 10 प्लस 0.75, 10 प्लस 0.75, साथ में क्या लिखा है? YD। प्लस में I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू 50 है,
अब 50 दिया है तो ठीक है, नहीं तो इक्वेशन भी दे सकता था, आप इक्वेशन लिख देते हैं यहां पूरी। गवर्नमेंट का खर्चा कितना दिया हुआ है, 20 रुपया दिया हुआ है, इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वाई लिखा हुआ है। समझ आई बात? ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी क्या है ना, इधर ये वाई डी, इसको खोलना बाकी है। कैसे खोले, देखो जी, आपको सारा लफड़ा इसका ही करना पड़ेगा भैया, बाकी सब तो बहुत आसान है। आप एक काम करो, पीले रंग से मैं लिखता हूं, धीरे धीरे कर रहा हूं। 10, 50 और 20 तीनों को टोटल कर दो। 10, 50 और 20 तीनों को टोटल करोगे तो 80 आएगा। आप 80 लिख दो साइड में, प्लस ये 0.75 है, साथ में लिख दो वाई डी इज इक्वल टू वाई। यहां तक तुम पहुंच चुके हो, यहां तक पहुंच चुके हो, ठीक है जी, पहुंच जाना। फिर वाई डी को खोलना, मैं दोबारा इसको यहां लिखता हूं, इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं, 80 प्लस 0.75 वाई डी इज इक्वल टू वाई। अब वाई डी को खोलना, 80 प्लस 0.75 वाई डी का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर। ट्रांसफर कहीं गिवन ही नहीं है, टैक्स गिवन है, तो इसलिए हम टैक्स लिख देते हैं। तुम ट्रांसफर भी लिख देते तो कोई तुम्हारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता, वो जीरो लिख देते उसको, इज इक्वल टू वाई। अब वैल्यू पुट कर दो, 80 प्लस 0.75 वाई माइनस टी की वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू वाई। 80 प्लस 0.75 इंटू वाई, 0.75 वाई माइनस 0.75 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 15 आएगा, कैलकुलेटर का यूज कर लेना। 80 में से 15 गए तो 65 इज इक्वल टू वाई लिखा है। ये जो 0.75 वाई है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y में से 0.75 y चले जाएंगे तो 0.25 y बचेगा, इधर 65 ही बचेगा। अब तुम आंसर निकाल लोगे, अब तुम आंसर निकाल लोगे भाई, निकाल लोगे। बच्चे बोलेंगे सर वंस मोर, वंस मोर, एक बार और करा दूंगा, टेंशन मत लो। दोबारा करा देता हूं, दोबारा करा देता हूं उस्ताद, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहां पर y की वैल्यू 260 आएगी, देख लेना, 260 आएगी उस्ताद। ओके रिपोर्ट है, बात समझ में आ रही है? रिपीट कर देता हूं, काफी बच्चों को चाहिए रिपीट, सर रिपीट करो, लो जी रिपीट ले लो। पहली बात तो तुम पहचानोगे कैसे कि क्वेश्चन कितने सेक्टर का आया है। अब आप देखो, क्वेश्चन में सी भी दिया है, आई भी दिया है, जी भी दिया है। जब ये तीन आइटम दिए हुए हैं तो 3 सेक्टर का क्वेश्चन है। आप लिखना कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी एग्रीगेट सप्लाई यानी वाई के बराबर होगी। ओके ठीक है जी। तो सी क्या है, सी की पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, 10 प्लस 0.75 वाई डी प्लस आई की जगह लिखूंगा मैं 50, जी की जगह लिखूंगा मैं, इसकी वैल्यू दी है 20 और वाई को ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब क्या करूंगा, ये नंबर्स को प्लस करूं, 20, 50 और 10 80 आ जाएगा। 0.75 वाई डी की पोल खोलो, ये वाई माइनस टी लिख दूंगा मैं क्योंकि टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस ट्रांसफर नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। तो 80 प्लस 0.75 वाई माइनस टैक्स, टैक्स कितना है, टैक्स भी 20 है, इज इक्वल टू वाई। अब 80 प्लस 0.75 वाई को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.75 वाई माइनस 0.75 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, इज इक्वल टू वाई। आगे करते हैं, 80 में से ये 15 माइनस कर दो, 65 प्लस 0.75 वाई इज इक्वल टू वाई। अब 65 इज इक्वल टू वाई माइनस ये पूरी वैल्यू 0.75 वाई।
अब 65 इज इक्वल टू वाई और वाई ये कॉमन ले लो, जिस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आती, 1 माइनस 0.75 बच गया। 65 इज इक्वल टू, अब ये माइनस करोगे तो 0.25 आएगा, 0.25 वाई। अब ये 0.25 इसके नीचे ले जाओ, आप देखोगे तो इसका आंसर 260 आएगा। ये वाई की वैल्यू हो जाएगी, और ये पूछा था इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, तो इसका आंसर आएगा 260। बताओ जी, ओके है? ओके है? ओके है या नहीं है? ओके है या नहीं है? अगला पूछा है यहां पर साइज ऑफ मल्टीप्लायर बताओ। भाई साहब मल्टीप्लायर का साइज बताओ। मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी गिवन है क्या? एमपीसी गिवन है क्या? यही तो लिखी है। तो आप बताओ, आपको यहां पर कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है 10 प्लस 0.75 YD। आप यहां मल्टीप्लायर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ये लो जी, ऑप्शन है तुम्हारे पास, 45 सेकंड्स भी दे रहा हूं, जल्दी बताइए। सर मल्टीप्लायर को न्यूमेरिकल्स कल हुए थे, उतने ही करने हैं ना? हाँ अक्षत, उसके बाद और भी होते जाएंगे। देखो आ गया, वाई के साथ डी लिखा हुआ है प्रिंस, इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम है। 15-20 लाख के आसपास आदर्श। विशाल, T20 सीरीज के बारे में बताया था मैंने आपको। खुशी, तुम्हारे लिए दोबारा रिपीट किया है मैंने, ठीक है? जिन बच्चों को थोड़ा तेज लग रहा था उनके लिए रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है जी? ओके जी। तो यार मल्टीप्लायर निकालेंगे, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। एमपीसी की वैल्यू ये रही 0.75, 1/0.25 हो गया, आंसर आ जाएगा 4। डी के साथ जाएंगे। ये तुम्हारा पिछली क्लास का चक्कर मैंने पूरा चेक कर लिया कि तुम्हें आया नहीं आया। करण, वेदांत, फैजान, यश, अक्षत, रोहित, देव, रेनी, नरुतो और वंशिका गुप्ता। वेरी गुड, यू गाइस आर द टॉपर्स, ठीक है? चलो जी, जब तुम मॉड्यूल में देखोगे तो यही लिखा हुआ आंसर, ठीक है? अब मॉड्यूल के अंदर एक फसाद की जड़ दी हुई है, कहता है कंजम्पशन होता है A इज इक्वल टू बी वाई डी। वाई डी का फॉर्मूला ये होता है y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर। क्या करें इससे, क्या करें? लब सर पहले ही बता चुके हैं, ठीक है? मॉड्यूल के अंदर एक इतनी खतरनाक डेरिवेशन दी हुई है तुम्हें परेशान करने के लिए। भाई इस डेरिवेशन की तरफ मत जाना, ये इरिटेट करने के लिए है। इस डेरिवेशन के बिना तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही करते चले जाओ। इस डेरिवेशन की तरफ मत जाना, बिना इस डेरिवेशन के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, आपको वैसे ही करना है। सर कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है आंसर आते हुए आंसर नहीं दे पाते। तो कोई बात नहीं पृथ्वी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं राज्य। कंजम्पशन की इक्वेशन दी हुई है 100 प्लस 0.75 YD। आप सॉल्व करना इसको। इन्वेस्टमेंट दिया है 200, गवर्नमेंट का खर्चा और टैक्स दोनों का अमाउंट 100 है, ट्रांसफर भी दिए हैं इस बार 20, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछ रहा है, ठीक है जी? बताएंगे इसका। इसके लिए मैं आपको टाइम भी देता हूं। ऑप्शन ए 1440 आंसर आएगा, ऑप्शन बी 14500 आंसर आएगा, ऑप्शन सी 1450, ऑप्शन डी 145। आंसर क्या आएगा? तुम्हारे पास पूरा 90 सेकेंड है, 1.5 मिनट है सॉल्व करने के लिए। मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको तुम्हारे साथ साथ। लो जी, इसमें ट्रांसफर भी गिवन है, ध्यान रखना। तो इक्विलिब्रियम मैं लिख देता हूं यहां पर, जब जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये एग्रीगेट डिमांड तीनों का टोटल है, y के बराबर आना चाहिए। c की जगह क्या लिखा है? ये पूरा 100 प्लस 0.75 YD प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह 200 प्लस गवर्नमेंट का खर्चा 100, y को y लिखना। अब क्या है, मैं इसको और इसको प्लस कर देता हूं, 400 आएगा प्लस 0.75 YD की पोल खोलते हैं, ये होता है y माइनस टैक्स, और ट्रांसफर भी दिया हुआ है
दिया हुआ है तो इसको भी लिख देते हैं। चलो जी, इज इक्वल टू वाई। अब अमाउंट पुट करना स्टार्ट कर दो। 400 का 400, 0.75 को अभी कुछ मत करो मल्टीप्लाई वगैरह, प्लस 0.75 वाई माइनस टैक्स का अमाउंट कितना है भाई 100 रुपया, प्लस ट्रांसफर का अमाउंट कितना है भाई 50 रुपया, इज इक्वल टू वाई। 400 प्लस 0.75 वाई का वाई नोट कर लो, कैलकुलेशन यहां थी, माइनस 100 और 50 कितना आएगा 50 आएगा, 100 में से 50 के 50 बचेगा, साइन माइनस का ही रहेगा, इज इक्वल टू वाई। अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 400 का 400, 0.75 को y से मल्टीप्लाई करो, 0.75 y, 0.75 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आएगा। ठीक है, निशान माइनस का ही रहेगा, माइनस 37.5 इज इक्वल टू वाई। अब कैलकुलेशन करनी है आपको, यही आएगा ना। हाँ चलो जी, 400 में से 37.5 माइनस कर दो तो 362.5 आता है, इज इक्वल टू वाई माइनस ये कर दो 0.75 वाई आता है। आगे चलते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, 362.5 इज इक्वल टू एक वाई में से 0.75 वाई गए तो 0.25 वाई आएगा। कैसे किया मैंने, वाई को कॉमन ले लिया, उस हिसाब से कर लेना। तो वाई की वैल्यू आएगी 362.5 बटे 0.25, कैलकुलेटर चलेगा तुम्हारा और आंसर आ जाएगा 14,500। कैलकुलेटर चला लेना भैया, या 14,500 आएगा 1450 आएगा। ये आएगा 1450 आंसर आएगा, जो कि लिखा है कौन से पे, सी पे लिखा है। सी वाले को ठीक कर देंगे और देखेंगे कितने कम बच्चों ने सही आंसर दिया। फैजान, रूपल, लवेश, देव, अरविंद, चंदू, ज्ञानेंद्र, नरुतो, गुड़िया, नंदिनी। कई बच्चों ने तो बिना कैलकुलेट करते हुए बी कर दिया होगा। मॉड्यूल में देख रहे होंगे नकल चल रही है, हाँ सर ने 145 लिख ही दिया है तो लिखेंगे इसको, टिक कर दो। बुरा हाल है भाई, मॉड्यूल में ऐसे सॉल्व किया हुआ भैया, 1450 ऐसे आंसर निकाल दिया। आप इतने लफड़े में मत पड़ना, जिस तरीके से मैंने कराया है वो कर, हाँ गलती से ही किया होगा मैं समझता हूं। ठीक है, डाउट पूछ लेता हूं एक बारी, बच्चों का डाउट क्या है। सर लैंड की वैल्यू इंक्रीज ही होती रहती है राइट, तो उसको सेल करने से जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है वो जीडीपी में इंक्लूड क्यों नहीं लेते। लैंड की वैल्यू को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते दोस्त, ये हमने रूल बना रखा है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। हमने बोला है लैंड जो है वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो इसकी वैल्यू को हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्शन, लैंड को तो तुम प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे। ठीक है, 3 सेक्टर में डिस्पोजेबल इनकम, मतलब समर्थ जोशी 3 और 4 सेक्टर भी कराऊंगा, हर जगह डिस्पोजेबल इनकम ही लेते हैं। हाँ अभिजीत मैं बता दूंगा कैसे करनी है आपको रिवीजन, पहले चैप्टर तो कर लो। अंकित कुमार भाई इस चैप्टर को खत्म तो दो। सर आप इतना तेज कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। राज वर्मा ये तो एक्सपीरियंस की बात है यार, तुम भी कर लिया करो, लेकिन तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर होता है ना। ट्रांसफर इनकम और सब्सिडीज एक ही होती है ना। हाँ आदित्य एक ही बात होती है। डाउट इन इन्फ्लेशनरी गैप डायग्राम, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो एडी है वो इकोनॉमी का मैक्सिमम आउटपुट है, और जो आपने बोला कि एक्सपोस्ट एडी ज़्यादा है, तो क्यों सारे रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद भी वो एक्सेंटे डिमांड तक पहुंचेंगे, तो फिर एक्सपोस्ट एडी कैसे फुलफिल होगी। हाँ दोस्त वो फुलफिल नहीं होती प्रकाश, इस वजह से ही इन्फ्लेशन आती है। ठीक है सर, इन्फ्लेशन गैप में इनकम बढ़ सकती है ना, क्योंकि स्टॉक को हाई प्राइस में बेचेंगे। नहीं क्रश हाई प्राइस में बेचेंगे तो उसकी डिमांड भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट भी तो कम बिकेगा, वो पूरा इफेक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, रियल आउटपुट और नॉमिनल आउटपुट में क्या डिफरेंस है उत्सव। रियल आउटपुट रियल जीडीपी को बोलते हैं, नॉमिनल आउटपुट नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं, वही वाला डिफरेंस है। ठीक है जी, चलो भैया क्वेश्चन हो गया। एक मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन है
जिसमें तुम्हें टैक्स की जगह एक सिंगल अमाउंट नहीं मिलेगा, टैक्स की जगह तुम्हें इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी। इक्वेशन जैसे कि मान लो टैक्स लिखा हुआ है 10 प्लस 0.1y, ठीक है जी। तो आपने क्या करना होता है भैया, YD को निकालने के लिए आप इनकम में से टैक्स माइनस करते हो, ट्रांसफर प्लस करते हो। तो इस बार इनकम में से माइनस करनी पड़ेगी आपको पूरी ये इक्वेशन 10 प्लस 0.1y वाली इक्वेशन। ऐसा कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी अमाउंट लिखा होगा फिर वो ठीक है। इनकम माइनस ये 10 आ जाएगा, और ध्यान रखना मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान बदल जाएगा, माइनस 0.1y प्लस TR। जो भी अमाउंट होगा वो देखते रहेंगे, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ेगा, थोड़ी और मुश्किल कैलकुलेशन होने वाली है। कैलकुलेशन तो मुश्किल नहीं होगी, कैलकुलेटर होता है, सिर्फ सावधानी ज्यादा बढ़ जाएगी, सावधानी बढ़ जाएगी। टैक्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है जी, टैक्स लॉन्च कर रहे हैं। जब टैक्स लॉन्च कर देंगे तो देखते हैं। देखो जी, जब आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लायर, आप ध्यान रखना भाई इस चीज को, अब जो पॉइंट बता रहा हूं बच्चों को समझ नहीं आता। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। इसका फॉर्मूला 1/ NPS भी होता है, वैसे तो इसका फॉर्मूला डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I भी होता है, ठीक है जी। लेकिन when tax rate is given, जब टैक्स रेट गिवन हो, जैसे कि मान लो टैक्स की इक्वेशन गिवन है 10 प्लस 0.1y, तो दिस इज कॉल्ड टैक्स रेट, दिस इज कॉल्ड टैक्स रेट यानी स्मॉल टी। इसकी बात नहीं कर रहा। जब आपको ये इक्वेशन गिवन हो तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है 1/1 माइनस MPC, ब्रैकेट में 1 माइनस ये छोटे वाली टैक्स रेट, यानी 1/1 माइनस MPC को लिखा हुआ है B, फिर 1 माइनस T, ऐसा ही लिखा हुआ है मल्टीप्लायर। तो दोस्त हम इसको भी यूज करेंगे। आपको दिमाग में क्लैरिटी लेने की जरूरत है। जब भी आपसे क्वेश्चन में मल्टीप्लायर पूछा जाए, आप ये वाला फॉर्मूला लगाना 1/1 माइनस MPC, लेकिन गलती से उस क्वेश्चन के अंदर ये टैक्स भी गिवन है तो भाई आप फॉर्मूले को बदल देना। ऐसा मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं। आपको कंजम्पशन की इक्वेशन दी हुई है, मान लो 100 प्लस 0.8 YD और टैक्स दिया है 20, तो मल्टीप्लायर कितना होगा? मल्टीप्लायर होगा 1/1 माइनस B का मतलब MPC, 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2 यानी 5। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है, कंजम्पशन दिया है आपको 100 प्लस 0.8 YD और टैक्स दिया है 20 प्लस 0.1 YD। तो अब मल्टीप्लायर बदल जाएगा तुम्हारा। इस मल्टीप्लायर को तुम टैक्स मल्टीप्लायर भी बोल देते हो, 1 माइनस B, 1 माइनस छोटा t। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस B की जगह लिखेंगे 0.8, 1 माइनस छोटे t की जगह लिखेंगे 0.1। अब तो भाई कैलकुलेशन का मसला है, कैलकुलेटर ही तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है। कर लेते हैं फिर भी। 1/1 माइनस 0.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 0.8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हो जाएगा, राइट? यही हो जाएगा ना। पॉइंट पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से कर लेना। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, हाँ 0.08। फिर कैलकुलेशन में 1/, ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तो 0.28 आएगा। 1/0.28 मल्टीप्लायर की वैल्यू 3.57 आ जाएगी। ये तो मैंने करके बताया है, आप कैलकुलेटर का यूज जरूर करना है इसके अंदर। कोई कह रहा है 5.5, 5.5, 5.5, 0.2, क्या बोल रहे हो? खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना भैया। ये 0.08 है, ये 0.8 है, समझे?
कोई बात नहीं, भूल चूक माफ है, आगे चल लेते हैं, असलियत का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन ये दिया हुआ भैया, यहां पर हमें 3 आइटम दिए हुए हैं, सी दिया है, आई दिया है, टोटल टैक्स की इक्वेशन दी है, ये रही, सरकार का खर्चा दिया हुआ है, और पूछता है इक्विलिब्रियम इनकम निकालो। निकाल देते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम ही सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 440.95, दूसरा ऑप्शन है 440.91, तीसरा ऑप्शन है 4400.91 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। देखते हैं जी क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, और टाइम दे रहा हूं तुम्हें पूरा प्रॉपर यहां पर 2 मिनट का सॉल्व करने का। पहले इक्विलिब्रियम इनकम y की वैल्यू निकालते हैं। तो बोलेंगे जब इक्विलिब्रियम होगा तो CIG का टोटल y के बराबर होगा। C की जगह हम ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे। क्या इक्वेशन बनेगी? ट्रांसफर तो गिवन है ही नहीं, तो लिखा हुआ भैया। अच्छा, इस इक्वेशन को अलग से सॉल्व कर लो एक बारी, फिर सीधा सीधा पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को अलग से सॉल्व करो। C इज इक्वल टू 75 प्लस 0.5 y माइनस टी है ना, तो t की जगह ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। 25 प्लस 0.1 y, ये इक्वेशन पूरी की पूरी इस t की जगह आ गई। मैं c को थोड़ा आसान कर देता हूं, ठीक है? ओके, चलो जी, 75 प्लस 0.5, ये y में से अगर मैं 0.1 y माइनस कर दूं तो ये 0.9 y आएगा, और ये माइनस का 25। इतना ही चल रहा है अभी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये माइनस ही हो जाएगा ना। चलो जी, 75 प्लस 0.5 को 0.9 से मल्टीप्लाई करो। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 0.45 आएगा। 0.45 y माइनस इस 0.5 को अब तुम 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 आएगा। और कैलकुलेशन करो, 75 में से 12.5 माइनस कर दो, 62.5 आएगा, प्लस 0.45 y। ये वाली इक्वेशन C की है, मैं यहां पुट कर दूंगा। 62.5 प्लस 0.45 y। ठीक है जी, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया होगा मैं उसके लिए इसको रिपीट भी करता हूं। लो जी मित्रों, मैंने क्या किया, ये पूरी इक्वेशन कंजम्पशन की दी हुई है। C प्लस 75, 0.5 y माइनस टी दिया हुआ है। t की जगह मैंने पूरी वैल्यू डाल दी, 25 प्लस 0.1 y, ऐसे ये t की जगह पूरा डाल दिया और ये ब्रैकेट में रखा है। ठीक है जी, फिर 75 प्लस 0.5, इस एक y में से मैंने 0.1 y माइनस कर दिया तो 0.9 y बच गया। ब्रैकेट तो चालू थी, माइनस का ये 25 चल ही रहा है। अब मल्टीप्लाई करोगे, 75 ऐसे ही रहने दो, 0.5 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.45 आएगा, y लगाइए, और 0.5 को तुम 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 आएगा। अब 75 में से 12.5 माइनस कर दो, 62.5, और ये था ही बेचारा 0.45 आए। ये कंजम्पशन की इक्वेशन मैंने पूरी सॉल्व करके यहां लगा दी है। अब आ जाएंगे, ये तो जी कंजम्पशन है, रंग बदलो थोड़ा बच्चों को क्लियर होगा। इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है? 80। सरकारी खर्चा ये राजी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 इज इक्वल टू वाई। अपना एक काम है, सबको प्लस करो, 100, 80 और 62.5। चलो जी, 242.5 आएगा वैसे, लेकिन फिर भी 100 प्लस 80 प्लस 62.5, हाँ जी, 242.5 प्लस में ये 0.45 y
इज इक्वल टू वाई। अब 242.5 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.45 वाई। अब वाई कॉमन लेना, 1 में से 0.45 अगर तो माइनस करोगे 0.55 आएगा। 0.55 वाई इज इक्वल टू 242.5। वाई को अकेला रहने दो, 242.5 बटे में 0.55, तो 242.5 बटे में 0.55, आंसर आ जाएगा 440.90। क्या आएगा? 440.909091। तो ये बार बार आ रहा है, इसको तुम प्यार से 440.91 लिख सकते हो। मॉड्यूल में आइसाइज किया है, फंस गए क्या? ठीक है, बार बार आता है। कैलकुलेटर का ट्रिक देखना, आपको आंसर यही वाला लिखना पड़ेगा यहां से। ज्यादातर बच्चे सही है। वेदांत, अल्पोन, मदारा, नरूतो, चंदू, संजना, तन्नू, गुरिया, नम्रता, तान्या। मॉड्यूल की अप्रोच यही है भैया, ठीक है। इसका तुम बोलोगे आंसर दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। अब देखो जी, अगला क्वेश्चन महाशय ने जो पूछा है वो सॉल्व कर लेते हैं। दो दो बार सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूं, एक बार में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरी बार में वो सॉल्व हो जाएगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, ये पूछ रहा है ना मल्टीप्लायर, तो कितनी वैल्यू आएगी? 18.2, 1.82, 182 या 14? क्या वैल्यू आएगी? आपके पास पूरा 1 मिनट है। चलो जी, मैंने बोला अगर यहां पर मल्टीप्लायर निकालना हो तो मल्टीप्लायर निकालना नॉर्मली 1/1 माइनस बी होता है, लेकिन जब भी टैक्स की इक्वेशन गिवन हो तो ये छोटा टी भी इंक्लूड करेंगे, 1 माइनस टी ऐसे करेंगे। चलो जी, 1/1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीसी 0.5, 1 माइनस ये छोटा टी है 0.1, हो गया। लो जी, 1/1 माइनस 0.5 तो लिखते रहो, एक में से 0.1 गया तो 0.9 आ गया। चलो जी, 1/1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.45 आ जाएगा। ठीक है जी, और 1 में से 0.45 गया तो 0.55 बचता है। नीचे की नीचे कैलकुलेशन चल रही है, तो 1/0.55 अगर करोगे तो 1.81 आएगा, 1.818182। तो मॉड्यूल में इसको मैचिंग लिख रखा है 1.82। दिस विल बी द राइट आंसर। कौन सा है? बी। हाँ जी, बी। देखा, ज्यादातर बच्चे सही हैं। अल्पोन, देव, वेदांत, संजना, तंजीला, आकांक्षा, मान्या, कृष, ज्ञानेंद्र और आस्था केशरी। वेरी गुड आस्था केशरी, ठीक है जी। और ये लो जी, सॉल्यूशन मॉड्यूल में ऐसे दिया हुआ है इसका 440.91 तो इक्विलिब्रियम इनकम आ रही थी, और ये जो मल्टीप्लायर है ये 1.82 इस तरीके से कैलकुलेशन करके आ रहा था। और ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हटा दो इसको, ये फालतू की कैलकुलेशन है, ये हम सिखाते हैं, वो प्रोसेस बस ध्यान रखना है। कोई बात नहीं कन्हैया, पॉइंट पर ध्यान नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, अभी तो 4 सेक्टर में मल्टीप्लायर का एक बार और फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है जी। अब इधर दे रहे हैं क्वेश्चन, यहां पर फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 15,000, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 1500, ऑप्शन नंबर डी 1800। क्या आंसर है इसका? इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, बहुत जल्दी करेंगे। सी की इक्वेशन दी हुई है ये, इसका मतलब तो वाई डी ही होता है, लेकिन क्या करें, दे दिया तो दे दिया। ओके, आई दिया है, टैक्स की भी इक्वेशन दी है, टोटल रेवेन्यू भी दिया और ट्रांसफर भी दिया है, और जी भी दिया है। भाई साहब, मैं सबसे पहले सी को देता हूं। देखो करना क्या है, सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू वाई। सारी इक्वेशन में सी के साथ लफड़ा होगा, तो पहले एक बार अलग से सी को कर लो, तो प्लीज कर लेना अलग से सी को। सी को क्या लिखूंगा? 100 प्लस
8 ये लिखा है, 0.8 0 को 0.8 लिख दो, y माइनस टैक्स की वैल्यू, ये लीजिए पूरी टैक्स की वैल्यू 25 प्लस 0.1 y, ये तो टैक्स है, प्लस ट्रांसफर कितना है, ये ट्रांसफर 50 है। इसके पीछे पढ़ो पहले, 100 प्लस 0.8 y माइनस 25, ये निशान बदल जाएगा, माइनस 0.1 y, और ये प्लस था ही अलग से 50। अब क्या करो, 100 प्लस 0.8 y, ये y में से 0.1 y चले गए तो 0.9 y बचेगा। भाई y माइनस 0.1 y का मतलब क्या होता है, y कॉमन लो, 1 माइनस 0.1 y 0.9, इसको 0.9 y बोल दो, ऐसे मैंने 0.9 y लिख दिया। अब यहां माइनस 25 है, यहां प्लस 50 है, तो निशान बड़ी संख्या वाला आता है, तो प्लस 25 आ जाएगा, 50 में से 25 गए तो 25 ही बचेंगे। आओ 100, अब 0.8 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72 होता है, ठीक है जी। अब 25 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक ये 20 आना चाहिए, लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप इतना ही रखो, 20 आएगा। इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20, 100 प्लस 20 120 प्लस 0.72 y। भाई साहब इस कंजम्पशन को मैं यहां तक ले आया तोड़ तोड़ के। अब आपको आगे की रचना रचनी है। आप बोलोगे इक्विलिब्रियम पर क्या होता है राज्य, इक्विलिब्रियम पर C प्लस आई प्लस जी बराबर होते हैं y के, तो C की जगह इतना तामझाम नहीं, सिर्फ ये लिख दो, रंग गुलाबी रख लो चाहे, 120 प्लस 0.72 y, प्लस में I की जगह क्या लिखूं, दिया होगा क्वेश्चन में 200, G की जगह क्या लिखूं, 100 दिया है, इज इक्वल टू y। चलो जी रंग बदलो, 100 और 200 300 हो गया, इसको भी जोड़ दो 420 इज इक्वल टू y माइनस ये वाला उधर ले गए हम 0.72 y। 420 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक में से 0.72 माइनस कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो y की वैल्यू होगी 420 बटे ये 0.28। तो लेट मी कैलकुलेट, 420 बटे 0.28, 420 बटे 0.28, 1500 भैया, दिस वैल्यू इज 1500। कैलकुलेटर काम आ जाएगा, ये रही वैल्यू, सी वाले के साथ जाएंगे। तो पोल चालू नहीं किया था क्या, नहीं किया था कोई बात नहीं, चलो नहीं किया तो नहीं किया यार, कोई बात नहीं। दिस इज द आंसर, मतलब इस तरीके से आपको आंसर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी, ओके। अब 4 सेक्टर ये मॉड्यूल में सॉल्व किया हुआ आपका 1500 ऐसे आ रहा है। अब 4 सेक्टर के क्वेश्चंस अगली क्लास के अंदर करेंगे दोस्त, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। 4 सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ जाएगा, फोर सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा आज ही, और अगर नहीं बोलोगे तो नहीं कराऊंगा। बताओ भैया, आज ही कराऊं 4 सेक्टर के क्वेश्चन या अगली क्लास में कराऊं? आप अगर यस बोल रहे हो तो थम्स अप करना, वो भी पोल में। नो बोल रहे हो तो थम्स डाउन करना। 15 मिनट लगेंगे, 4 सेक्टर का क्वेश्चन भी करा दूंगा। लो जी, 45 सेकंड्स का मैंने आपको, ओ भाई भाई, ये पोल किसने चला दिया? रुक जाओ, ये पोल तुम्हारी गड़बड़ी कर देगा, वेट करो, कोई आंसर मत देना अभी। इस पोल के लिए तुम सब आंसर जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था ना उसका दे दो। कितना है? हाँ, इस पोल के लिए सब लोग सी टिक कर देंगे। सी टिक करो सी टिक, ताकि सबका बैलेंस हो जाए। सी टिक कर देना भाई, सी टिक कर दो एक बारी। इसमें एक बार सी टिक कर दो यार, ताकि हमारा पोल में मोए ना होए।
अब भी देखूंगा सी बोलने के बाद ही बंदे कितने अलग अलग टिक कर देते हैं। सी वाला क्वेश्चन था ना 1500 वाला, इसलिए कर रहा हूं। ए कर दिया, ए कर दिया। चलो कोई नहीं यार, इसको हटाओ। देखते हैं किस बंदे ने बात सुनी है। रजत, देवांश, वरुण, जीशन, प्रिंस, नमित, आर्यन, प्रेरणा, कौशल, सब्रजीत। ठीक है यार, लेकिन कोई भी वो बच्चे नहीं थे जो टॉपर थे। हाँ जी, पोल की बात करते हैं। 4 सेक्टर का क्वेश्चन कराऊं या नहीं कराऊं, ये मुझे 30 सेकंड्स में बता दो। वोट, चलो जी 30 सेकंड्स में पोल आना चाहिए तुम्हारे पास। पोल से बताओ जल्दी। कोई बात नहीं करण, हाँ कन्हैया कोई बात नहीं। शिवानी, रैंक होल्डर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेना उस क्वेश्चन का। राजदीप, कोई फर्क ना पड़े भाई। यार आज तुम्हारी लॉ की क्लास तो है ही नहीं वैसे भी। अबे लॉ की क्लास नहीं है तो थोड़ी सी इको की क्लास हैवी कर लो। इको की क्लास हैवी कर लो। कितने गंदे हो भाई, कितने गंदे हो, बहुत गंदे हो यार उस्ताद। कोई ठीक है, अगली क्लास के अंदर कर लेंगे भाई 4 सेक्टर के क्वेश्चन। ठीक है, 4 सेक्टर के क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे। बस आप मुझे ये बात बता दो, एमपीसी और एमपीएस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बताना जरा क्या आएगा। लप्पू सा क्वेश्चन है, 1 आएगा बस। ठीक है, इसके साथ ही क्लास को खत्म करते हैं। अभी आपका लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, कुछ बच्चों से डाउट पूछ लूं, बच्चों ने जो डाउट बोले होंगे। देखो दोस्त, जब कल की क्लास में इस चैप्टर को खत्म करूंगा ना, तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मॉड्यूल का सुपड़ा साफ कर दूंगा, बता दूंगा आपको, मॉड्यूल से क्लैरिटी भी हो जाएगी। ठीक है सर, इतने कम टाइम में एग्जाम कैसे सॉल्व करेंगे? कृष्णा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो वो 4-5 आइटम आपसे पूछेगा। हाँ पृथ्वी समझ गया। अच्छा टाइमलेस पोल दिया करूं, अच्छा जी 1 सेकंड में आंसर, मुझे भी समझ नहीं आता यार कैसे दे देते हैं वो, पहले से टक 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 कर रखते हैं। ठीक है, आंसर मैंने हरिओम बता दिया आपका कितना आ रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप में प्राइस लेवल ज्यादा होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन कम रह गया है। शिवानी कम रह गया है, तुम डिमांड ज्यादा कर रहे हो। हाँ हिमांशु हो जाएगा, उसमें भी काम हो जाएगा। दिवांश अग्रवाल, इसके लिए प्लान आएगा तब बताएंगे। आज की क्लास में फिर इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और गुड़िया कुमारी, कृष पंडित, तान्या, नंदिनी, अंजलि, प्रिंस, अलीना, ज्ञानेंद्र, पल्लवी बोर्स, आस्था सिंह, दीज आर द टॉपर्स। और ये टॉपर्स की लिस्ट में मेरे ख्याल में पहली बार आए हैं बच्चे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो जिन बच्चों का बैकलॉग है वो बच्चे बैकलॉग क्लियर कर लो। आज लॉ की क्लास तुम्हारी नहीं है तो प्लीज जब खाली छुट्टी होती है तब चीजों को कवर अप किया करो। ठीक है जी, ओके जी। जिस बच्चे को, अच्छा होमवर्क भी दे रहा हूं, जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं दोबारा सॉल्व करके देखने हैं, दिस इज योर होमवर्क। और नेशनल इनकम वाला चैप्टर रिवाइज करना है तो चाणक्य 2.0 बैच पे जाओ, तुम 2 से 3 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर सकते हो। तो साथ के साथ रिवीजन भी करते रहो और फिर महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। सॉलिड बॉडी बने ना बने, तुम्हारा सीए फाउंडेशन जरूर क्रैक होना चाहिए। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।